हेलो एवरीवन। तो मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर। बिना टाइम को वेस्ट करे चलिए हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। और हाँ गाइस, मुझे आप सभी से एक न्यूज़ शेयर करनी है। तो वो न्यूज़ ये है, सबसे पहली बात तो जो भी मेरे प्यारे प्यारे हॉरर हंटर्स हैं, प्लीज़ गाइस आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हॉरर स्टोरी आने में टाइम लगेगी मुझे, क्योंकि अभी काफ़ी सारे मतलब स्टोरी पेंडिंग में है जिससे मैं अभी उस पर काम कर रही हूँ। बट डोंट वरी गाइस, स्टोरी ज़रूर आएगी, आई प्रॉमिस। हॉरर स्टोरी बहुत ही जल्दी आएगी, प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। एंड सेकंड, गाइस 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 जो भी ब्यूटीफुल कमेंट करेगा उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं प्यारी सी शायरी कहूँगी। यानी कि ये सिस्टम अब हर वीडियो में चलेगा। जिसका भी कमेंट मुझे ब्यूटीफुल लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट में ही उन्हीं के कमेंट पे एक प्यारी सी शायरी मैं उनके लिए कहूँगी। तो अब इस स्टोरी से आप जो भी हैं बढ़िया बढ़िया कमेंट करना स्टार्ट करें। एंड जिनका भी कमेंट मुझे बढ़िया लगेगा मैं उनके लिए ब्यूटीफुल शायरी कहूँगी, या फिर आप शायरी भी लिख सकते हैं जिसका जवाब आपको मिलेगा। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो इस स्टोरी का नाम है 10 सेकेंड सनराइज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। रात का समय था, सड़क सुनसान थी, हल्की बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें शहर के हर शीशों पर अपने निशान छोड़ रही थी। तभी हम एक कार को देखते हैं। उस कार के अंदर विंग और विंग के पिता विफेमिया थे, जो दोनों काफ़ी खुश थे और खुशी खुशी बात करते आ रहे थे। डैड, आज काफ़ी अच्छा हुआ ना हमारे साथ, हमें काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट मिला है। तभी विफेमिया मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। वैसे ऐसे डील हमें मिलने ही चाहिए, ये हमारे बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तभी विंग मुस्कुराते हुए बोलता है, आप सही कहते हैं, घर जाकर हम पार्टी करेंगे और देखिएगा आगे भी हमें अच्छे डील्स मिलेंगे। तभी फेंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें आगे चलकर और भी ज़्यादा सफलता मिलेगी। दोनों इसी तरह से बात कर रहे थे। फेंग मिया का ध्यान पूरी तरीके से ड्राइविंग में था कि तभी अचानक से उनका फ़ोन बजने लगता है। दोनों थके हारे थे और ऑफिस से लौट रहे थे कि अचानक से फेंग मिया के फ़ोन बजने लगते हैं। लगातार लगातार लगातार। पहले तो फेंग मिया जो है फ़ोन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि रास्ता काफ़ी सुनसान और अंधेरे से भरा हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि किसी दुर्घटना का वो शिकार बन जाए, पर जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। बार बार फ़ोन के बजने से फेंग मिया का ध्यान उस फ़ोन पर ही चला जाता है और अचानक से एक मोड़ आता है। फेंग मिया अपना कार घुमाते ही हैं कि अचानक से सामने आती तेज़ रोशनी में फेंग मिया के आंखों के सामने अंधेरा कर दिया और इतनी ज़ोर की टक्कर हुई और विंग और फेंग मिया की चीखें जैसे उस सड़क में गूंज सी गई। विंग, जिसे काफ़ी तेज़ का झटका लगा था, वो एक झटके के साथ खाई की तरफ गिर गया। गिरते वक्त उसके सिर पर काफ़ी भारी चीज़ से चोट भी लग गई थी, जिसके कारण उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बस डैड डैड कहता हुआ खाई के काफ़ी अंदर गिर गया और वो अपने होश खो बैठा। और वहीं फेंग मिया, जो कार से थोड़ी दूरी पर गिरे हुए थे, जिस ट्रक से फेंग मिया और विंग के कार की टक्कर हुई थी, उस कार के ड्राइवर को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, जिससे वो भी अधमरी हालत में था। पर क्योंकि कुछ कारें वहाँ से गुज़र रही थी, उन्होंने फेंग मिया की मदद की और उनके पास जाकर देखा उन्हें और उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले गए। पर विंग के बारे में किसी को पता नहीं था, क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता था कि विंग भी उनके साथ था और फेंग मिया इस हालत में नहीं थे कि वो लोगों को बता सके कि उनके साथ उनका बेटा भी था। अब हमें सवेरे का समय दिखाया जाता है। काफ़ी घना जंगल था। ढेर सारे पंछियों की आवाज़ उस जंगल में गूंज रही थी कि तभी विंग की आंख अचानक से खुली। उसे काफ़ी तेज़ दर्द अपने सिर पर महसूस हुआ। उसने अपना सिर अपने दोनों हाथ से पकड़ लिया और चारों ओर देखने लगा। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। पेड़ों की मोटी मोटी शाखाएं थी, गीली मिट्टी की खुशबू थी और उसके सिर पर लगे चोट जिसमें खून सूख चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ है। वो चारों तरफ बेचैनी से देख रहा था और अपने पिता को खोज रहा था, पर उसके पिता वहाँ कहीं पर भी नहीं थे। वो धीरे धीरे उठा और लड़खड़ाते हुए
वहाँ पर सभी जगहों को देखने लगा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद वो लड़खड़ाते कदमों से और जंगल के अंदर चला गया, क्योंकि वो जंगल के काफ़ी अंदर वैसे ही पहुँच चुका था। वो जिस एरिया में था उस एरिया से उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसे किधर जाना चाहिए। पर वो जिस रास्ते पे चल पड़ा था वो जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं था, बल्कि वो जंगल के और भी अंदर जाने का रास्ता था, और ये बात विंग को पता नहीं थी। काफ़ी समय चलते चलते विंग को अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी, सूखे पत्तों की चरमराहट की। वो घबरा गया, उसे लगा कहीं यहाँ जानवर तो नहीं है। वो डर कर पेड़ के पीछे छुप गया और मन में अपने डैड को याद करने लगा। डैड, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया और आप कहाँ हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं आप कैसे होंगे डैड, और यहाँ ये आवाज़ कैसी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे डर लग रहा है डैड, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे आप अपने साथ ले जाइए। विंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। विंग ने फिर भी हिम्मत की और उसने मुड़ कर देखा। उसने देखा कि सामने काले कपड़ों में एक इंसान खड़ा हुआ है। उसकी आंखें थकी हुई हैं। वो एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा अल्फा था जो उसे देखकर चौंक गया था। तुम कौन हो? विंग की आवाज़ कांप रही थी। उसने कांपती आवाज़ में पूछा। मैंने पूछा ना, तुम कौन हो? कौन हो तुम? वो काफ़ी ज़्यादा उस इंसान को देखकर डर गया था। वांगजी ने कुछ नहीं कहा विंग की बातों पर। जी हाँ गाइस, वो और कोई नहीं वांगजी ही था। बस उसकी नज़र विंग के भीगे चेहरे पर टिकी रही। बारिश की खुशबू में कुछ भारीपन था, जैसे कोई राज, अनकहा राज। दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाई रखी। तभी विंग ने कहा कि तुम कौन हो, तुम मुझे बताते क्यों नहीं? पर वांगजी ने कहा, मैं बस यहाँ रहता हूँ। तभी विंग ने कहा, तुम जंगल में रहते हो? तुम कहीं कोई वो इंसान खाने वाले तो नहीं हो ना? तभी वांगजी ने पलट कर कहा, क्या मैं तुम्हें इंसान खाने वाला नज़र आता हूँ? वॉटेवर, तुम्हें जो लगता है वो लगे। मैं यहाँ लकड़ियाँ लेने के लिए आया था और मेरा कोई काम नहीं। और तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है लड़के। ऐसा कहकर वांगजी लकड़ियाँ बीनने लगा और विंग उसे देख रहा था। वांगजी काफ़ी सारी लकड़ी इकट्ठा कर लेता है तो विंग भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। तभी वांगजी मुड़ता है और विंग को देखने लगता है। विंग थोड़ा डर तो जाता है, पर वो शांति से वहाँ खड़ा रहता है। और वांगजी बोलता है, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम तो अभी कह रहे थे कि मैं इंसानों को खाता हूँ। तभी विंग कहता है, वो दरअसल मैं वो क्या? जो कहना है ठीक से कहो। तभी वांगजी जो है विंग को अच्छे से देखता है कि उसके सिर पर चोट भी लगी हुई है। तभी वांगजी कहता है, तुम्हारे सिर पर ये चोट कैसी? तो विंग बिना सोचे बिना समझे विंग को ये वांगजी को ये बता देता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो वांगजी मैं सिर हिलाता है और फिर वापस जाने लगता है। तभी जो विंग है वो वापस से वांगजी के पीछे जाने लगता है। वांगजी वहीं रुक जाता है और बोलता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा ना तुम मेरे पीछे मत आओ। तभी विंग कहता है, पर मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मुझे इस जंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं है और अभी तक मेरे डैड भी मुझे ढूंढने के लिए नहीं आए हैं। प्लीज़ आप मुझे अपने साथ ले जाइए प्लीज़। विंग की बातों को सुनकर वांगजी कुछ देर तक चुप रहा और कहा, तुम सच में मेरे साथ चलना चाहते हो? तभी विंग ने हाँ में सिर हिलाया। तो वांगजी ने विंग को टीस करते हुए कहा, और अगर मैं तुम्हें पका कर खा जाऊँ तो विंग थोड़ा घबराया तो, पर उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप इंसान खाने वाले हैं। उस पर वांगजी मुस्कुराया और बोला, गिरगिट की तरह रंग बदलते हो तुम तो लड़के। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? विंग ने कहा, मैं गिरगिट नहीं, मेरा नाम विंग है। और तुम्हारा नाम क्या है? विंग ने पूछा। विंग ने कहा, मेरा नाम तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं, और चलो तो मेरे पीछे। ऐसा कहकर वो लकड़ियाँ लेकर चला गया और विंग उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वांगजी कुछ टाइम के लिए वहाँ रुक गया। वो विंग को वापस से पलट कर देखने लगा ऊपर से नीचे। तभी विंग घबरा गया और वांगजी से थोड़ी दूरी बना ली। तो वांगजी ने कहा कि तुम मेरे साथ ना आओ तो ही बेहतर है। तुम एक जगह रहो, तुम्हारे पिता आ जाएंगे तुम्हें ढूंढने के लिए। ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से गायब हो गया और विंग बस इधर उधर देखकर उसे आवाज़ देता रह गया, पर वांगजी उसे नज़र नहीं आया। विंग बस अपना पैर मारते रह गया और बोला, कैसा अल्फा है, एक अकेले ओमेगा को यहाँ छोड़कर चला गया। ऐसा कहकर वो बस अपना पैर पटकता रह गया। पर गाइस, जिन्हें मिलना होता है वो तो मिलकर ही रहते हैं ना।
दोनों ने एक दूसरे से भले ही दूरी बना ली, पर रात ने उन्हें फिर से मिलवा ही दिया। रात का समय था, काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी और विंग एक पेड़ के नीचे छुपा हुआ था। काफ़ी तेज़ बिजलियाँ कड़क रही थी, जिससे इतनी तेज़ की रोशनी हो रही थी कि विंग की रूह काँप रही थी। विंग ज़्यादा समय वहाँ टिक नहीं पाया और भागने लगा, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और वो मन ही मन में वांग जी को गालियाँ भी दे रहा था कि ये कैसा अल्फ़ा था जो मुझे छोड़कर चला गया और मेरे डैड भी अभी तक नहीं आए। आखिरकार उसके डैड आते भी कैसे, क्योंकि वो तो खुद ही हॉस्पिटल में भर्ती पड़े हैं, यानी खुद ही हॉस्पिटल में एडमिट हुए पड़े हैं, तो वो कैसे विंग तक पहुँच सकते थे। विंग भागते हुए किसी से अचानक टकरा जाता है। अपने सामने एक लंबी परछाई देखकर विंग की सांसें जैसे एक पल को रुक सी गई थी। वो ज़ोर से चिल्लाता है कि तभी सामने खड़ा इंसान विंग के मुंह को बंद कर देता है और बोलता है, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या जंगली जानवरों को तुम्हें यहाँ बुलाना है? क्या तुम चाहते हो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मर जाऊँ? विंग जैसे ही ये सुनता है वो शांत हो जाता है, क्योंकि वो इस आवाज़ को पहचान चुका था। भले ही वो दोनों मिले एक बार थे, पर विंग को उस नक चढ़े अल्फ़ा का रवैया पसंद नहीं आया था और वो उसे याद कर चुका था। तभी विंग देखता है गौर से, तो वो और कोई नहीं वांग जी ही निकलता है। तो वांग जी उससे कहता है, मैं तुम्ही को बोल रहा हूँ, क्यों इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? आ कुछ भी नहीं होगा, बिजली ही कड़क रही है, तुम्हारे ऊपर नहीं गिर रही है बिजली। तभी विंग कहता है, वो मुझे डर लगता है बिजली से। अच्छा, तुम्हें डर लगता है तो पेड़ के नीचे क्यों खड़े हुए थे? क्या तुम्हें पता नहीं कि पेड़ के नीचे खड़े होने से अक्सर बिजलियाँ गिरती हैं? तभी विंग और भी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, क्या क्या सच में? तो और नहीं क्या, चलो मेरे साथ, ऐसा कहता है। और फिर जो वांग जी है विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक गुफा के अंदर ले आता है। गुफा काफ़ी ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, पर अंदर से काफ़ी साफ थी। वहाँ काफ़ी सारे जो है मतलब आग मतलब लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, जो सवेरे वांग जी ने इकट्ठी की थी। तभी विंग उसे देखता है, तो वांग जी उसे घूर के देखता है, तो विंग तो एकदम चुप ही रह जाता है और वो लकड़ियाँ साइड में कर देता है और वहीं पर बैठ जाता है। वांग जी लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं फिर से और उसमें आग लगा देता है। दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाई रखी थी, पर रात ने उन्हें फिर से मिलवा दिया था। तेज़ हवाएं, बरसते बादल, गरजते हुए बिजलियाँ और एक टूटी हुई गुफा में उन्हें शरण लेना पड़ा। आग की लपटें चेहरे पर टिमटिमा रही थी उन दोनों के। पहली बार उन दोनों ने एक दूसरे को इंसानों के रूप में देखा, डर और ठंड से परे। वांजी ने धीरे से पूछा, तुम यहाँ अकेले कैसे? विंग ने सच्चाई बताई, जो कि उसने पहले भी बताई थी, कि वो किस तरह से हादसे का शिकार हुआ, गुमशुदा हो गया है और पिता जो है उनके रास्ते में खो चुके हैं, यानी कि रास्ते में कैसे वो गिर पड़ा। उसे जितना भी आता उसने वांग जी को बता दिया। तभी उस रात पहली बार वांग जी ने किसी को अपनी आँखों से झाँकने की कोशिश की। वांग जी उसे गौर से देख रहा था, अच्छे तरीके से ऊपर से नीचे तक, जिससे विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। विंग भले ही मासूम था, पर उसे ये पता था कि कौन किस तरीके से देखता है, इसलिए वो थोड़ा अपने चेस्ट एरिया को कवर करके साइड में बैठ जाता है, जिससे वांग जी एक स्माइल करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, फिक्र मत करो। तभी विंग जो है हिचकिचाकर कहता है, खाने से क्या मतलब है आपका? तभी वांग जी कहता है, ना ही पूछो तो ज़्यादा बेहतर है ओमेगा, नहीं तो और भी ज़्यादा डर जाओगे। इस पर विंग घबराता है और चुप ही रहता है। दोनों की रात वहाँ ऐसे ही गुजरती है, आग के पास और एक दूसरे से दूर। बीच बीच में वांगजी और विंग एक दूसरे को देख भी रहे थे। वांगजी जब भी विंग को देखता तो विंग अपनी नज़रें चुरा लेता और विंग जैसे आग को देखने लगता, विंग उसे छुप छुप कर देखता। अब हमें दिखाया जाता है बारिश की बूंदें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान का हर कोना जैसे टूट कर बह गया था। विंग ने ठिठुरते हुए अपने हाथ आग के करीब किए। उसके कपड़े भी भीग चुके थे, होंठ नीले पड़ गए थे। वांगजी ने उसकी हालत देखी, फिर बिना कुछ कहे अपना जैकेट उसने जो जैकेट पहना था उससे उतार कर विंग के कंधों पर डाल दिया। विंग ने धीरे से कहा, थैंक यू, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम क्या करोगे? तभी वांगजी ने मुस्कुराया और कहा, मेरे पास तो वैसे भी कुछ भी नहीं है ओमेगा, तुम चिंता मत करो। उसकी ये बात सुनकर विंग का दिल खुश हो गया। उसकी ये बात विंग के दिल में उतर गई। उसने सोचा, ये इंसान भले ही दिन भर से मुझे इग्नोर करता आ रहा था, पर इसने आखिरकार मेरी मदद की।
वो कुछ कहना चाहता था पर एक शब्द उसके गले में जैसे अटक सा गया हो, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और हल्की मुस्कुराहट दे दी। विंग की ये मुस्कुराहट देखकर वांगजी के दिल में जैसे घंटियां बजने लगी, पर उसने खुद को रोका क्योंकि वो जानता था कि अगर वो इस वक्त अपने आपे से बाहर गया और उसने कोई हरकत की तो विंग डर जाएगा। आग की लपटें उनके बीच में सन्नाटा जो था उसे तोड़ रही थी। थोड़ी देर बाद विंग ने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? वांगजी ने नज़रें झुका ली। वो बताता भी तो क्या, बस कुछ लोगों से दूर रहने के लिए आया हूँ, ये वांगजी ने कहा। पुलिस? विंग ने सहज भाव से पूछा। विंग की बात सुनकर वांगजी का चेहरा एक पल को सख्त हुआ, फिर वो धीमे से हंस पड़ा और बोला, तुम बड़ी जल्दी समझ जाते हो। विंग ने उस पर भरोसा किया, पता नहीं क्यों, शायद उसकी आवाज़ में कुछ था, थोड़ी थकान और थोड़ी सच्चाई। वांगजी ने गहरी सांस ली क्योंकि वो अपना अपनी आइडेंटिटी जो है विंग को बताना नहीं चाहता था। वैसे वांगजी कौन है ये तो हम भी जानना चाहते हैं। अब रात गहराने लगी थी, बाहर बिजली की चमक उनके चेहरों पर पड़ रही थी। वांगजी ने थोड़ी लकड़ी आग में और डाली, फिर धीरे से कहा, अगर सुबह तक बारिश रुकी तो मैं तुम्हें जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखा दूंगा। विंग ने उसका चेहरा देखा, वो ठंडा था, शांत और जाने क्यों इतना अकेला लग रहा था। विंग मुस्कुरा नहीं पाया, केवल इतना ही बोला कि मत जाना कल सुबह। वांगजी ने उसकी ओर देखा। कुछ पल को उन दोनों की आंखें वहाँ ठहरी, मगर उसने कोई आंसर नहीं दिया, बस अपनी जगह लेट गया। आग के धुएं में दो जिंदगियां पहली बार एक छत के नीचे सांस ले रही थी, एक चोर और एक खोया हुआ लड़का, जिसके पास अब सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी थी। सही समझा आपने, वांगजी और कोई नहीं, एक चोर है जो काफ़ी सारी चोरी कर चुका है और इस बार उसने काफ़ी बड़ी चोरी कर ली थी, जिसके बाद उसे पुलिस से बचने के लिए इस जंगल में आकर छुपना पड़ा। अगर सही मायने में कहा जाए तो वांगजी को शहर की सारी पुलिस ढूंढ रही है। तो यहाँ हमने वांगजी का खुलासा कर दिया। चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। दोनों ही आग सेकते हुए सो जाते हैं। अब हमें सुबह का समय दिखाया जाता है। सूरज की हल्की किरणें गुफा के मुहाने से भीतर आ रही थी। विंग ने धीरे धीरे आंखें खोली। इतने सुकून भरे चेहरे को शायद उसने पहली बार देखा था। बाहर बारिश थम चुकी थी, पर हवा अब भी ठंडी थी। वांगजी पासे में बैठा हुआ था, एक लकड़ी के टुकड़े से कुछ नुकीले सिरे बना रहा था। विंग ने पूछा, ये क्या बना रहे हो? वांगजी ने बिना ऊपर देखे कहा, भाले। जंगल में टिके रहना आसान नहीं है, उसके लिए कुछ हथियार चाहिए होता है ओमेगा, क्योंकि तुम जैसे नाजुक ओमेगा की रक्षा भी तो करनी है ना मुझे। इस बात पर वांगजी ने और कुछ कहा तो नहीं, बस एक टीजिंग स्माइल दी, जिसे देखकर विंग ने अपनी आंखें रोल की, पर वो कुछ कह नहीं पाया। विंग ने चुपचाप उसे देखा, यानी कि चुपचाप उसे देखने लगा। वांगजी की आंखों में एक गहराई थी, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने बहुत कुछ खो दिया था पर अब भी वो जिंदा रहने की जिद कर रहा था। विंग ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या तुम सच में पुलिस से भाग रहे हो? वांगजी ने भाले को एक और रखा और उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, लेकिन मैंने जो किया वो ज़रूरी था। भूख कभी सही या गलत नहीं देखती, बस भूख देखती है और उस भूखे पेट को खाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं नहीं करता तो अभी तक ज़िंदा तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए मुझे करना पड़ा, समझे ओमेगा। इस बात पर विंग के अंदर कुछ हिल सा गया था। इस जवाब ने विंग को भीतर तक हिला दिया था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि किसी आदमी को चोरी करनी पड़ सकती है सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए। वो धीरे से बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं वही करता जो तुमने किया, इसलिए तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें गलत समझूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वांगजी ने पहली बार उसकी ओर बिना किसी दूरी के देखा। तुम अलग हो, तुम्हें पता नहीं दुनिया कितनी कठोर है ओमेगा, वांगजी ने कहा। थोड़ी देर वह चुप्पी रही, हवा में पेड़ों की सिरहट सी थी। फिर वांगजी ने कहा, चलो अब हमें कुछ खाने का इंतज़ाम करना चाहिए।
ऐसा कहकर वांग जी उठकर चला गया और विंग उसे देखता रहा और वो भी जल्दी जल्दी उठकर उसके पीछे आ गया। दोनों जंगल की तरफ बढ़ गए। विंग ने पहली बार खुद को डर से आज़ाद, जिज्ञासा से भरा पाया, क्योंकि विंग कभी बाहर गया ही नहीं था। अपने डैड के साथ कंपनी और कंपनी से घर, बाकी उसने और कोई भी दुनिया नहीं देखी थी, क्योंकि वो पैदाइशी ही रईस बाप का लड़का था, तो उसे हर चीज़ ही बिना कहे मिल जाया करती थी। और वहीं वांग जी, जिसने हर कदम पर बस मुकाबला किया है, खाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, यहाँ तक कि सांसों के लिए भी। अब हम वापस से स्टोरी में आते हैं। पत्तों से छनती धूप, मिट्टी की खुशबू और उसके आगे चलते वांग जी का मजबूत कद, ये सब उसे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास दिला रहे थे। जब वे एक तालाब तक पहुँचे, वांग जी ने कहा, यहाँ मछलियाँ होती हैं, पर फिसलना मत, देखकर पैर रखना। विंग मुस्कुराया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। वांग जी ने उसकी ओर देखा, कुछ कहना चाहा, पर फिर वो चुप रह गया। उसने दूसरी तरफ मुंह किया और मुस्कुराया और उसने मन में सोचा, जब इसे मेरी सच्चाई पता चल चुकी है, फिर भी मुझ पर भरोसा कर रहा है। मैंने ऐसी ओमेगा आज तक नहीं देखी। सच में ये काफ़ी ज़्यादा मासूम है। कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में एक नया रंग उतरने लगा था, जिसे शायद वांग जी खुद भी पहचान नहीं पा रहा था। वांग जी विंग के बारे में ये सब सोच ही रहा था कि तभी विंग ने कहा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, कुछ करते क्यों नहीं। तभी वांग जी अपने जो ड्रीम है उससे बाहर आता है और अपना काम करने लगता है। तालाब के किनारे हवा में नमी और सूरज की मध्यम गर्मी थी। वांग जी पानी में झुका हुआ था। उसके हाथों में बांस से बनी एक भाला था, मतलब बांस का बना हुआ एक भाला था। विंग कुछ ही दूरी पर बैठा मिट्टी से खेल रहा था। उसकी मासूमियत किसी पुराने बचपन की तस्वीर सी लग रही थी। कुछ देर बाद वांग जी ने एक मछली निकाली और मुस्कुराया। विंग ने हैरानी से बोला, तुमने सच में पकड़ लिया? मुझे लगा था तुम बस कोशिश कर रहे हो। वांग जी हंसा और बोला, कभी कभी कोशिश भी रिजल्ट देती है ओमेगा। विंग ने उसकी ओर देखा। यह पहला मौका था जब उसने इस गंभीर आदमी को मुस्कुराते हुए देखा। उसने हंसते हुए कहा, मुझे भी सिखाओगे? वांग जी ने कहा, ये काम हम अल्फाओं का है, तुम जैसी नाजुक ओमेगा का नहीं। इस बात पर विंग ने मुंह बनाया और कहा, मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी सिखाओ ना अल्फा। इस बात पर वांग जी थोड़ा चुप रह गया और वांग जी ने कहा, तुमने मुझे अल्फा क्यों कहा? तभी विंग ने कहा, तुमने मुझे ओमेगा क्यों कहा? जब मैंने तुम्हें अपना नाम बता दिया है कि मेरा नाम विंग है, विंग है, विंग है, फिर भी तुम मुझे ओमेगा ओमेगा बोल रहे हो, तो मैं भी अब तुम्हें अल्फा ही बोलूँगा। तभी वांग जी ने कहा, तुम मुझे अल्फा नहीं बोल सकते। तभी विंग ने कहा, तुम भी मुझे ओमेगा नहीं बोल सकते। तो वांग जी ने कहा, अरे समझो ना, तुम पे ओमेगा सूट करता है, तुम क्यूट ओमेगा हो। तभी विंग ने कहा, और तुम कोल्ड अल्फ़ा हो, तुम पे भी अल्फ़ा सूट करता है। इस पर वांग जी और विंग दोनों ही मुस्कुरा दिए और विंग ने कहा, सिखाओ ना मुझे। तो वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, सिखाता हूँ, यहाँ आओ मेरे पास। तभी विंग उसके पास धीरे धीरे चला गया। वांग जी ने उसे भाला पकड़ने का तरीका बताया। विंग की उंगलियां वांग जी के हाथों को छू गई तो एक पल को दोनों के बीच कुछ बदल गया। वातावरण स्थिर हुआ, हवा थम गई और उनके बीच बस वो पल रह गया जो शब्द से परे थे। वांग जी विंग एक दूसरे को देख रहे थे और ठंडी ठंडी हवा उनके बीच से गुजर रही थी। पर कौवे भी होते हैं यार जंगल में। कौवों के काँव काँव से दोनों का जो ध्यान है वो भटका और वांग जी ने कहा, चलो मैं सिखाता हूँ। और विंग ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ सिखाओ। वांग जी ने धीरे से कहा, अब कोशिश करो। विंग ने निशाना साधा और भाले को एक तेज़ रफ्तार के साथ पानी के अंदर फेंका। निशाना तो लगा, पर मछली फिसल कर चली गई। वो नाराज़ होकर बोला, देखो तुम्हारी तरह नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तुम मुझे अच्छे से सिखाओ ना। तभी वांग जी मुस्कुराया और बोला, पहला नियम, हार नहीं मानना है ओमेगा, तभी कुछ कर पाओगे। इस बात पर दोनों मुस्कुराए और फिर गुफा में लौट आए। आसमान में बादल धीरे धीरे छट रहे थे। आग के पास दोनों ने मछलियाँ सेकी और दोनों खाने लगे। विंग को वो मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और वो ऐसे खा रहा था जैसे उसने बहुत ही दिनों से कुछ खाया नहीं। वांग जी उसे देखकर हंस रहा था। तभी वांग जी बोला, ओमेगा आराम से खाओ, मैं तुम्हारा खाना नहीं खा जाऊँगा। इस पर विंग ने कहा, वो दरअसल मुझे भूख लगी थी ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खा रहा था। तभी वांग जी ने बोला, मैं समझ रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं तुम ऐसे खाओ, गले में अटक जाएगा, इसलिए तुम आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर विंग ने भी हाँ में सिर हिलाया और वो आराम से खाने लगा।
विंग ने सुकून से कहा, मुझे कब इतनी शांति महसूस हुई थी पता नहीं। वांगजी ने बस देखा और कहा, शायद इसीलिए ही पहली बार तुम हर चीज़ को सीधा महसूस कर रहे हो, बिना किसी मुखौटे के। विंग चुप रहा। उसकी आंखों में पहली बार एक अपनापन था। रात फिर से घिर आई, मगर इस बार डर नहीं था, सिर्फ आग थी, हल्की रोशनी और दो दिल जो एक दूसरे के करीब आ रहे थे। हाँ, दो दिल। विंग को महसूस हो रहा था कि वांगजी कोई बुरा इंसान नहीं है और वो उसे अपना जैसा लग रहा था, क्योंकि विंग ने ज़्यादातर दुनिया देखी नहीं थी और पहली बार में जब कोई अच्छा इंसान हमें मिल जाता है तो दिल उसी को अपना मानने लगता है, उसके करीब जाने लगता है। ये नॉर्मल है। और वहीं वांगजी तो पहली नज़र में ही विंग को देखकर समझ गया था कि विंग एक इनोसेंट ओमेगा है, इसलिए वांगजी की तरफ तो सब क्लियर ही था कि विंग बहुत ही ज़्यादा मासूम है। शहर में विंग के फादर, जो कि अपने कमरे में बार बार वही रिपोर्ट देख रहे थे, कार हादसे में कोई शव नहीं मिला। उनका दिल हर पल बेचैन था। 2 दिन पहले ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके थे। जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल में होश आया था, उन्होंने चीख चीख कर पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया था कि उनके साथ उनका बेटा भी था, क्या आपको उनका बेटा नहीं मिला? ऐसा कहकर उन्होंने पूरा हॉस्पिटल उठा लिया था। पर जिन भी लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था, उन लोगों से पूछने पर साफ साफ उन्होंने मना कर दिया था कि उन्होंने फैंग मियाँ के अलावा और किसी को नहीं देखा था। और फैंग मियाँ को फिर घर में ले आया गया था और फैंग मियाँ विंग के ना मिल पाने पर बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे। उनका दिल हर बार बेचैन था विंग के बारे में सोचकर। जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ विंग को ढूंढने के लिए चली गई थी। कुछ जंगल की ओर चली गई थी तो कुछ और कहीं। वो खुद भी जाना चाहते थे, लेकिन हालत ने उन्हें बस वहाँ पर दुआ करने को मजबूर कर दिया था। वो बस विंग की सलामती के लिए सिर्फ दुआ ही मांग सकते थे। उनकी ये इतनी हालत अच्छी नहीं थी कि वो विंग को ढूंढने के लिए जा पाएँ। दूसरी ओर जंगल में सुबह की धूप सुनहरी छाँव फैला रही थी। वांगजी पानी भरने गया था और विंग गुफा के बाहर बैठा अपने डैड को याद कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है वो मुझे ढूंढ पाएंगे? उसने वांगजी से पूछा जब वो लौट रहा था पानी लेकर। वांगजी ने सोचा, फिर कहा, प्यार कभी रास्ता भूलता नहीं, चाहे वक्त लगे, वो तुम्हें ज़रूर ढूंढ लेंगे, चिंता मत करो। ये बात विंग के दिल में उतर गई। वो बोला, और अगर वो ना मिले तो? वांगजी ने उसकी ओर देखा और कहा, तो शायद कोई और तुम्हारा घर बन जाए। ये कहकर वांगजी ने मुस्कुरा दिया। विंग को कुछ समझ तो नहीं आया, पर उसने बस अपना सिर हिला दिया। और जब उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, उसने वांगजी से पलट कर पूछा, तुमने क्या कहा? तभी विंग ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं ओमेगा, कुछ नहीं। ऐसा कहकर तभी विंग ने कहा, अरे बताओ ना तुमने क्या कहा? तभी वांगजी ने कहा, खुद समझ जाओ, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तभी विंग ने कहा, मुझे समझ में नहीं आया, तो क्या मैं समझदार नहीं हूँ? इस बात पर वांगजी मुस्कुरा दिया और उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस विंग चिल्लाता रह गया कि भाई मुझे बताओ तुमने क्या कहा, मुझे बताओ। पर वांगजी बताए तब ना। पर विंग ने बिल्कुल भी वांगजी का पीछा नहीं छोड़ा। उसने कहा, तुम अपने शब्द वापस दोहराओ, मुझे वापस से सुनना है तुमने क्या कहा। पर वांगजी बिल्कुल भी बताने को तैयार नहीं था। काफ़ी समय हो चुका था और विंग पूरी तरीके से वांगजी के सिर पे चढ़ चुका था, जिससे वांगजी का मत्था खराब हो गया था। और उसने फिर से उस शब्द को दोहराया और बोला। बोलने से पहले वांगजी ने उसकी तरफ घूरा, पर विंग ने उंगली दिखाते हुए कहा, खबरदार, जो अपना चेहरे का लुक बदला तो जैसा उस समय कहा था बिल्कुल वैसे ही कहना। इस पर वांगजी ने हैरानी से उसकी तरफ आंखें की और कहा, ये पिद्दी सा ओमेगा मेरे पे उंगली चलाता है। तभी विंग ने कहा, क्या बोला तुमने? तो वांगजी ने कहा, कुछ नहीं। और फिर वांगजी ने वापस वैसा थोपड़ा बनाया जैसे उस समय था और कहा, उसकी ओर देखकर कहा, तो शायद कोई और तुम्हारा घर बन जाएगा। विंग ने ध्यान से इस बात को सुना और उनके बीच फिर खामोशी छा गई, मगर इस बार खामोशी बोझ नहीं थी, उसमें उम्मीद थी और एक अनकहा सा एहसास जो दोनों को जोड़ने लग गया था। वांगजी ने कुछ समय तक विंग को देखा और उसे एहसास हुआ कि शायद विंग समझ गया है। और विंग ने भी उसकी आंखों में देखा और अपनी आंखें नीचे झुका ली, जैसे वो बताना चाहता हो कि हाँ, तुमने जो कहा उसमें मुझे किसी भी बात पर एतराज़ नहीं है। वांगजी के दिल में भी एक सुकून था कि अगर इसके पिता नहीं आते हैं तो वो विंग को अपने साथ रख लेगा। पर उसके दिल में एक
ये भी दुख था कि वो तो खुद दुनिया से भागता आ रहा है, तो फिर इसे वो अपने साथ कैसे रखेगा? क्या इसकी भी ज़िंदगी वो अपने साथ रख कर बर्बाद कर देगा? इस बात पर वांगजी थोड़ा दुखी था, पर वो उस पल के लिए उस बातों को हटा देता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के इन खूबसूरत लम्हों को जीना चाहता था, क्योंकि पहली बार उसे कोई साथी मिला था जो उसका दिन और उसका रात और उसका सभी वक्त खूबसूरत बना रहा था। तभी वांगजी ने अचानक कहा, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ विंग। तभी विंग ने कहा, क्या? तभी वांगजी ने कहा, अरे आओ ना, और उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे जंगल के अंदर ले गया जहाँ पेड़ों के बीच झरना गिर रहा था। धूप पानी की बूंदों में चमक रही थी। विंग मंत्रमुग्ध हो गया था। ये तो जन्नत जैसा लग रहा है, विंग ने आगे बढ़ते हुए कहा। वांगजी ने धीरे से बोला, ये मेरी जगह है जहाँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। दुनिया, डर, नफ़रत, मेरे स्ट्रगल, मैंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी मुश्किलों में बिताई, वो सब मैं यहाँ आकर भूल जाता हूँ। विंग ने कहा, अब मुझे भी यहीं रहना है। ये कितना खूबसूरत है। उस शब्द में एक मासूम सच्चाई थी जिसने वांगजी का दिल बेचैन कर दिया। वो पल भर के लिए कुछ कहना चाहता था पर खुद को रोक लिया। और शाम होते ही जंगल से दूर पुलिस के सायरन की हल्की गूंज सुनाई दी। वांगजी ने चौंक कर आसमान की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, शायद अब वक्त बदलने वाला है। विंग ने उसकी बात थामी और फुसफुसाया, जो भी हो मैं नहीं जाऊंगा। वांगजी ने उसकी ओर देखा। आंखों में हल्की चमक उभरी, जैसे बरसों बाद किसी ने उसके भीतर की खाली जगह भरने की कोशिश की हो। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। विंग वांगजी के काफ़ी ज़्यादा करीब था। वांगजी के चेहरे पर विंग के दोनों हाथ थे। वांगजी ने पीछे हटना सोचा और वो पीछे हटने लगा, पर विंग ने जैसे उसका पीछे हटना मंजूर नहीं किया। उसने वांगजी को कसकर पकड़ा और अपनी तरफ खींचने लगा। वांगजी ने हैरानी से और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, ओमेगा, ये तुम क्या कर रहे हो? और वांगजी की इतना कहने की देरी थी कि विंग ने खुद को और वांगजी को झरने के पानी में गिरा दिया। दोनों ही उस झरने के अंदर और नीचे जाने लगे। वांगजी ने तुरंत ही खुद को संभाला और विंग को उसके कमर से पकड़कर ऊपर ले आया और चिल्लाते हुए कहा, ये तुमने क्या किया? तभी विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतने परेशान लग रहे थे, मैंने सोचा तुम्हारा जो टेंशन है थोड़ा कम कर दूँ। इस बात पर वांगजी थोड़ा चुप रह गया और विंग को देखने लगा। विंग पानी में भीगा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके गुलाबी होंठ और होंठों के नीचे वो प्यारा सा तिल, उसका गोरा चेहरा और उसका मखमल सा बदन। विंग ने जब गौर से वांगजी को अपनी तरफ घूरते हुए पाया तो वो शर्मा सा गया। उसने वांगजी के हाथों से खुद को आज़ाद किया और झरने के नीचे नहाने लगा। वांगजी उसे एकटक आँखों से देख रहा था, जैसे वो उसे खाना चाहता हो। सच में वांगजी धीरे धीरे उसके पास गया। विंग जानता था कि वांगजी उसके पास आएगा और वो बस इस बात का इंतज़ार कर रहा था। वांगजी उसके पास गया और वहाँ जाकर खड़ा हो गया। वो विंग के बहुत ही ज़्यादा करीब था। विंग ने पलटकर उसे देखा और मुस्कुराया और वापस से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वांगजी ने उसकी मुस्कुराहट का इशारा समझ लिया और उसने हल्के हाथों से विंग की कमर को सहलाना शुरू किया। विंग ने जैसे ही वांगजी का हाथ अपने कमर पर पाया, उसके शरीर पर जैसे रोंगटे खड़े होने लगे। वो थोड़ा घबरा सा गया तो वांगजी ने अपना हाथ पीछे कर लिया, क्योंकि उसे डर था कि विंग कहीं उसे गलत ना समझे, कहीं वो विंग के इशारों को गलत तो नहीं समझ रहा है। ये सोचकर उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। पर जब विंग को महसूस हुआ कि वांगजी के हाथ अब उसके शरीर पर नहीं है, तो उसने उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखा तो वांगजी बस चेहरे से गंभीर लग रहा था। विंग को समझ आ गया कि वांगजी को कोई गलतफहमी हो गई है। वो फिर से मुड़ा और वांगजी की तरफ उसने चेहरा किया। वो वांगजी के करीब आया और वांगजी के दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख दिए और धीरे धीरे अपना हाथ वांगजी के गर्दन तक ले गया। वांगजी विंग का इशारा अच्छे से समझ गया और अब पूरी तरीके से उसके लिए साफ था कि वो जो चाहता है विंग भी वही चाहता है। वांगजी धीरे धीरे विंग के चेहरे के पास आया और अपने होठों से विंग का होंठ जकड़ लिया। दोनों के बीच में गहरा चुंबन होने लगा। वांगजी विंग को ऐसे चूम रहा था जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी इसी पर ही टिकी हुई है। वांगजी धीरे धीरे विंग को झरने के अंदर ले गया। झरने के अंदर एक
छोटी सी जगह थी जहाँ पर आसानी से 2 लोग लेट सकते थे, इतनी जगह थी। वो विंग को अंदर ले गया। उसने विंग को अच्छे से किस किया। पहले उसने उसके होठों पे किस किया, फिर उसके गले पर, फिर उसके चेस्ट पर। धीरे धीरे उन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े निकाले और वांगजी धीरे धीरे विंग को प्रिपेयर करने लगा। वांगजी ने एंटर करने से पहले विंग से परमिशन लिया और कहा, एक बार और सोच लो ओमेगा, ये होने के बाद हम दोनों का अलग होना मुश्किल हो जाएगा और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कौन हूँ। इस पर विंग ने कहा, मैंने सब कुछ जानबूझकर तुम्हें एक्सेप्ट किया है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, बस तुम मेरे हो जाओ। यह कहकर विंग ने अपनी बाहें खोल दी और वांगजी ने भी उसे गले लगा लिया। वांगजी उसके अंदर एंटर होता है जिससे विंग को काफ़ी पेन होता है। इस पर वांगजी कहता है, बस थोड़ा सा हैंडल कर लो, फिर उसके बाद नहीं होगा। विंग ने यही ठीक समझा कि वो वांगजी की बात को माने, क्योंकि उसे किसी भी तरह का अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कैसे होता है। वांगजी ने उसे गाइड किया और वांगजी जैसा बोलता गया विंग वैसा करता गया। थोड़े टाइम के बाद विंग को पेन महसूस नहीं हो रहा था। वो वांगजी के साथ अपने इस जर्नी को अच्छे से महसूस करने लगा। दोनों ने काफ़ी समय तक झरने में अपने प्यार भरे पलों को बिताया और वहाँ पर समय बिताने लगे। जब ये सब हो गया तब वांगजी ने विंग को गोद में उठा लिया और झरने में दोनों नहाने लगे थे। वांगजी और विंग झरने में नहा रहे थे और विंग के चेस्ट को वांगजी बार बार दबा रहा था, जिस पर विंग बोल रहा था कि बस भी करो, मुझे दर्द हो रहा है। तभी वांगजी ने बोला, मैं क्या करूँ, ये इतने सॉफ्ट है कि मेरे हाथ रुक ही नहीं रहे हैं, बार बार यहीं जा रहे हैं। इस पर विंग मुस्कुराता है और शर्मा जाता है। जब वांगजी विंग को शर्माते हुए देखता है तो उसका चेहरा पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारा ये शर्माना मुझे बहुत पसंद है, और वापस से उसको किस करने लगता है और उसके ब्रेस्ट को बार बार दबाने लगता है। तो वांगजी जो है मतलब विंग जो है उसका हाथ हटा देता है और बोलता है, ज़्यादा मत दबाओ, ये अच्छा नहीं होता। इस पर वांगजी मुस्कुराता है और उसे गले लगा लेता है। दोनों कपड़े पहनते हैं और रात होते होते गुफा की ओर चले जाते हैं। वो रात उन दोनों की बहुत ही खूबसूरत बीती थी। उस गुफा में भी उन दोनों ने एक साथ काफ़ी समय बिताया था और इस पर अलग अलग सोने की जगह विंग ने वांगजी की बाहों में सोना ज़्यादा अच्छा समझा और उन दोनों ने काफ़ी करीब होकर एक दूसरे को महसूस किया। अब हमें 2 दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है। 2 दिन उनके लिए काफ़ी खूबसूरत बीते। हर सुबह उनकी एक साथ होती थी, हर दोपहर उनकी एक साथ होती थी और हर रात उनके एक साथ होती थी, और रात एक हसीन याद बन चुकी थी। अब हमें 2 दिन के बाद के शाम का समय दिखाया जाता है। शाम ढल चुकी थी। जंगल में हल्की ठंडक और सन्नाटा था। विंग ने सूखे पत्तों से बनी चादर को ओढ़ रखा था और वहीं वांगजी बाहर किसी आवाज़ पर चौकन्ना था। अचानक दूर से आती गाड़ियों की हल्की भनभनाहट उसे सुनाई दे रही थी। वांगजी ने वांगजी के माथे पर शिकन डाली। वो आवाज़ पहचान सकता था। इंजन वही थे जिन पर नीली लाइट चमकती थी। वांगजी तेजी से गुफा के अंदर आया। हमें अभी निकलना होगा, उसने कहा। विंग ने चौंक कर पूछा, कहाँ जाओगे? वो शायद मेरे लिए आए हैं। वांगजी ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, वो मेरे लिए हैं। उसके शब्दों ने विंग को सुन्न कर दिया। तुम सच में चोर हो? कुछ पल की चुप्पी के बाद वांगजी बोला, हाँ, लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने जो किया वो सिर्फ मेरी मजबूरी थी। मुझे बस जीना था, आसरा चाहिए था। विंग की आंखों में आंसू भर आए। तो अब तुम फिर भागोगे? वांगजी ने हल्की मुस्कान दी और बोला, इस बार अकेले नहीं भागूंगा। अगर रहना चाहो तो चलो मेरे साथ। गुफा के बाहर सायरन और तेज हो गए थे। विंग का दिल जोर जोर से धड़कता रहा। उसने एक पल को सोचा कि पिताजी की दुनिया, सुरक्षित जीवन, और फिर इस आदमी की तरफ देखा। उसने उसे मौत से बचाया, भरोसा दिलाया। विंग कश्मकश में था। एक तरफ उसके पिता की ज़िंदगी, यानी कि उसका पिता, पैसे, सुरक्षित जीवन था, और दूसरी तरफ वांगजी जिसने उसे मौत से बचाया, भरोसा दिलाया और ऐसी सुकून भरी ज़िंदगी कुछ पल को दी जो उसने शायद कभी महसूस नहीं की। वो आगे बढ़ रहा था। वांगजी का हाथ उसने थामा हुआ था और कहा, चलो कहीं दूर। उस पल दोनों के बीच ना कोई डर था, ना सवाल, सिर्फ यकीन था कि साथ रहना है। साथ रहना ही अब एकमात्र जवाब है। जंगल के बीचों बीच दौड़ती उनकी परछाइयाँ गायब हो रही थी। पीछे बस पुलिस की गूंज आ रही थी।
यानी कि पुलिस की आवाज़ें गूंज रही थी। रात भर वे दोनों भागते रहे, कभी पत्थरों से भरे रास्ते, कभी कीचड़, कभी बड़े बड़े पेड़ों के पीछे वो छुप जाते। सूरज निकलने तक वे जंगल के किनारों पर पहुंच चुके थे, जहां से एक पुराना रास्ता पहाड़ी की सड़क की ओर जाता था। वांगजी ने दूर दिखती बस की छत की ओर इशारा किया। विंग, अगर हमने उस बस को पकड़ लिया तो पुलिस हमसे पीछे रह जाएगी, उसने कहा। विंग थका हुआ था, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था। तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं रहूँगा, उसने बस इतना कहा। वांगजी विंग का हाथ और कसकर पकड़ लिया और उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह दोनों बस पर चढ़ गए। सीटें भरी थी, लोग, क्योंकि सुबह का समय था तो बस के आधे लोग सोए हुए थे और आधे लोग जगे हुए थे, यानी कि हल्की हल्की नींद में थे। विंग खिड़की के पास बैठ गया और खिड़की से बाहर देख रहा था। हर गुजरता पेड़ उसे अपने पुराने जीवन से दूर लेके जा रहा था, पर विंग को इस बात का कोई पछतावा नहीं था कि वह अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ रहा है, क्योंकि उसके सामने उसका नया भविष्य था, उसका अल्फा। उसने वांगजी की तरफ देखा, जो सामने सभी लोगों को देख रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था कि कौन कौन कैसे कैसे लोग हैं। इस बात पर विंग मुस्कुराया और उसने फिर से खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बस शहर के अंदर दाखिल हुई। शहर का शोरगुल, ट्रैफिक और गलियां एकदम अलग थी, एकदम अलग, उस सुकून भरे जंगल से बहुत ज़्यादा अलग थी। वांगजी ने विंग का हाथ थाम लिया और कहा, अब हमें किसी को हमारे बारे में जानने नहीं देंगे। नया नाम होगा और नई पहचान होगी। विंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम जैसा मुझे रखोगे मैं वैसा रहने को तैयार हूँ वांगजी। वांगजी ने मुस्कुरा कर कहा, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे अलावा अब मेरे लिए कोई भी नहीं होगा विंग। तुम इकलौते हो जो मेरा परिवार है। इस बात पर विंग मुस्कुराया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया। एक बस स्टॉप पर वो दोनों उतर गए। उन्होंने एक सस्ती सी लॉज ढूंढी। वांगजी ने वहाँ के मालिक से कहा, हम गांव से आए हैं, काम की तलाश में हैं। मालिक ने कमरे की चाबी दे दी। रात को जब दोनों एक ही कमरे में बैठे थे, विंग ने उसके चेहरे की ओर देखा। क्या अब हम सुरक्षित हैं? वांगजी ने धीरे से जवाब दिया, सुरक्षा अब जगह पर नहीं, इंसान पर निर्भर करता है, और तुम पर मुझे भरोसा है, बहुत अच्छे तरीके से भरोसा है विंग। ये सुनकर विंग मुस्कुरा दिया। बहुत दिनों के बाद उसे लगा जैसे उसके पास कोई अपना है। उस रात दोनों सो नहीं पाए। विंग खिड़की से सितारों को देखता रहा और वांगजी उसकी ओर। उन दोनों के बीच अब सिर्फ बचने की कहानी नहीं थी, बल्कि साथ रहने की शुरुआत भी थी। विंग चांद को देखकर मुस्कुरा रहा था और तारों को गिन रहा था, और उसे मुस्कुराते हुए वांगजी भी देख रहा था। वांगजी अब खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे वो विंग के पास चला गया। वो विंग के पीछे जाकर बैठ गया और कमर से विंग को पकड़ लिया। विंग ने जब वांगजी का छुअन खुद पर महसूस किया तो उसने मुस्कुराकर वांगजी की तरफ देखा। वांगजी ने मुस्कुराया और विंग के गालों को चूम लिया। विंग ने कहा, क्या कर रहे हो? तभी वांगजी ने कहा, अपने ओमेगा से प्यार कर रहा हूँ। क्या मुझे नहीं करना चाहिए? तभी विंग ने कहा, आपको करना चाहिए, क्योंकि ओमेगा आपके प्यार का इंतज़ार कर रही है। इस बात पर वांगजी मुस्कुराया और धीरे धीरे विंग के शर्ट के अंदर अपने हाथ को लेकर जाने लगा। विंग ने कहा, मुझे आपकी ये आदत पसंद नहीं। तभी वांगजी ने कहा, पर मुझे ये करना बहुत पसंद है, और धीरे से वांगजी ने विंग के ब्रेस्ट को दबाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वांगजी ने विंग को ढेर सारे किस करना स्टार्ट कर दिया और विंग भी उसे किस कर रहा था। दोनों के कपड़े अब इधर उधर बिखरे हुए थे और वांगजी बेड पर विंग को हिट कर रहा था। वांगजी बोल रहा था कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे एहसास नहीं हुआ कि कब समय इतनी जल्दी बीत गया और मुझे तुमसे इतना गहरा प्यार हो गया। उसकी सांसें तेज़ थी और वहीं विंग भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बोल रहा था, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे भी पता नहीं चला कि इतने कम समय में आप मेरे इतने करीब कैसे हो गए। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे से फिर से प्यार का इजहार किया, वांगजी ने बहुत ही तेज़ी के साथ विंग को हिट करना स्टार्ट किया और विंग बस वांगजी का नाम लेकर मौन ही कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताया। अब हमें जो है थोड़े समय के बाद दिखाया जाता है, वांगजी ने कसकर विंग को बाहों में पकड़ लिया था और वो अपनी आंखें बंद किए हुआ था, पर विंग की आंखें बंद नहीं थी। वो बहुत कुछ सोच रहा था।
कि आखिरकार आगे ज़िंदगी में क्या होगा। वो हमेशा तो भागते हुए नहीं रह सकते ना। वो वांग जी को भी बार बार देख रहा था और सोच रहा था कि वांग जी काफ़ी समय से भागता आ रहा है। वो जानता है कि उसकी ज़िंदगी सिंपल नहीं थी, पर वांग जी भी सिंपल लाइफ डिज़र्व करता है। वो किस तरह से वांग जी की लाइफ सिंपल कर सकता है, वो इसी बात को सोच रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि वांग जी तो सो चुका है। वही विंग वांग जी के बालों पर अपना हाथ सहराने लगा, लेकिन विंग को यह नहीं पता था कि वांग जी सोया नहीं है। वांग जी भी आंखें बंद कर कर सोच रहा था कि वो अकेला था तो वो भाग लेता था जब भी पुलिस उसके पीछे आती थी, पर अब उसके साथ विंग है, उसका परिवार है, और कल को उसका परिवार बढ़ेगा भी। वो इस तरह से इधर उधर भाग नहीं सकता। और अगर कल को उसके बच्चे होते हैं तो वो क्या सोचेंगे कि उसका पिता एक चोर था। ये बात उसे बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचाने वाली थी। इसलिए वो सोच रहा था कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बदल सकता है। दोनों अपने अपने जगह पर सही थे और अपनी अपनी ज़िंदगी को सही करने के लिए सोच रहे थे, वो भी एक दूसरे के लिए। इसी तरह से उनकी रात बीतती है गहरी सोच के साथ। अब सुबह की पहली किरण कमरे की खिड़की से भीतर आ रही थी। वांग जी पहले से जगा हुआ था। उसने देखा विंग गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे किसी बच्चे को सपनों में सुकून मिल गया हो। वांग जी ने चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर नीचे के ढाबे में काम करने के लिए इजाज़त मांगी। मालिक ने कहा, थोड़ा बर्तन धोना और ग्राहकों को पानी देने का काम कर सकते हो। वांग जी ने सिर झुका लिया और कहा, जी मैं कर लूँगा। उस दिन से वो दिन रात मेहनत करने लगा। शाम को जब लौट कर आता, विंग दरवाजे के पास खड़ा उसका इंतज़ार करता हुआ उससे मिलता। आज कुछ खाया? वांग जी पूछता है। विंग ने कहा, तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा था। विंग ने मुस्कुराते हुए उसे गले से लगा लिया। धीरे धीरे उनके दिन रंग लेने लगे थे। विंग के पास के स्केचिंग सेंटर में जाना शुरू कर दिया था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वो रोज़ कागज़ पर पहाड़, झरना और अक्सर वांग जी का चेहरा बनाया करता था। एक बार वांग जी ने उसकी डायरी देखी। हर पन्ने पर वही चेहरा था उसका, सिर्फ और सिर्फ उसका। विंग ने देखा कि वांग जी उसकी डायरी देख रहा है। वो मुस्कुराया और बोला, क्या करूं, मुझसे तुम्हारे चेहरे के अलावा और कुछ बनता ही नहीं। वांग जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, पर शब्द नहीं मिल रहे हैं, इसी कारण तुम सिर्फ मेरा चेहरा ही बना रहे हो। इस पर विंग मुस्कुराया और उसके पास आकर उसका चेहरा पकड़ कर बोला, इतने खूबसूरत चेहरे को मैं कैसे न बनाऊं। तुम्हारे चेहरे के हर एक एक जगह को मैंने याद कर लिया है, जिसे मैं हमेशा तस्वीर में उतारा करता हूँ। इस बात पर वांग जी मुस्कुराया और उसने उसे किस कर लिया। दोनों के बीच में काफ़ी गहरा किस चला और फिर अब दोनों एक दूसरे से अलग हुए। और वांग जी ने कहा, अब मुझे काम पर चलना चाहिए। और विंग ने कहा, ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और वांग जी वहाँ से काम के लिए चला गया, विंग को बाय करके। अब एक शाम वांग जी ने उसे शहर की गलियों में ले जाकर कहा, ये जगह अब हमारी है, पुराने डर अब पीछे हैं। विंग ने उसकी ओर देखा। और आगे क्या, ये विंग ने पूछा। वांग जी बोला, अब हम साथ हैं, बस इतना काफ़ी है, और कुछ। इस पर दोनों मुस्कुरा दिए। उनके बीच अब चुप्पी भी बातचीत बन चुकी थी और हर नज़र में एक वादा था कभी न छोड़ने का। दोनों ही आंखों में अपने लिए ढेर सारे वादे कर लेते थे कि वो उसके लिए बहुत कुछ करेगा और वो उसके लिए बहुत कुछ करेगा। वो कभी विंग को धोखा नहीं देगा और उसे खुश रखेगा, तो वहीं विंग उसके लिए वादा करता कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और हर परिस्थिति में उसका साथ निभाएगा। शहर में अब सर्दियाँ दस्तक दे चुकी थीं। विंग अक्सर शाम को छत पर बैठ जाता और हाथ में गर्म चाय का कप और आंखों में हज़ारों ख्याल लिए रहता। वांग जी उसकी ये आदत जान चुका था। वांग जी धीरे धीरे उसकी ओर आया और बोला, ठंड लग जाएगी, नीचे चलो। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठंड अच्छी लगती है, तुम्हारी तरह सच्ची लगती है। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान दी और उसके साथ वहीं बैठ गया और कंबल में आ गया। वो उसके पास बैठ गया था और दोनों ने शहर की रोशनी को देखना शुरू किया। कुछ पल की चुप्पी के बाद विंग ने पूछा, अगर एक दिन सब खत्म हो गया तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? वांग जी ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने अब तक सिर्फ भागना सीखा है, भूलना नहीं। विंग ने उसकी उंगलियां पकड़ ली। तब मत भागना, चाहे कुछ भी हो जाए। वांग जी ने उसकी पकड़ को थाम लिया और वादा किया, इस बार ना भागने का। रात गहरी होती गई। हवा के साथ उनके बीच अब कोई दूरी नहीं रह गई थी। वांग जी ने पहली बार खुद को सुकून में महसूस किया।
जैसे वो सारी लड़ाइयाँ पीछे छूट गई हों जो वो बचपन से लड़ता आ रहा था। पर अगले ही दिन सब बदलने वाला था, जिसके बारे में शायद दोनों को पता नहीं था। उस ढाबे पर पुलिस के 2 लोग सवाल कर रहे थे, क्या यहाँ कोई नया काम करने आया है? क्या नाम वांगजी? उस पर कई इलाकों में केस दर्ज हैं। ढाबे का मालिक घबरा गया मगर कुछ नहीं बोला। वांगजी को खबर मिलते ही उसने तुरंत सामान समेटा। विंग को देखकर बोला, हमें फिर जाना होगा। विंग के चेहरे पर डर और दर्द दोनों थे। तभी विंग ने कहा, कहाँ तक भागोगे? वांगजी ने कहा, जब तक ज़रूरत है, जब तक तुम्हें कुछ नहीं होता। तुम्हारी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तभी विंग ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं अब नहीं जाना चाहता। अगर जाना है तो साथ जाएंगे। वांगजी ने उसकी तरफ देखा और विंग ने कहा, पर अब ये भरोसा डर से नहीं प्रेम से जुड़ा है। विंग मुस्कुराया। वांगजी बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी विंग ने कहा कि कब तक भागोगे? हमेशा भागना अच्छा नहीं होता। कभी कभी उस डर का सामना भी करो। क्या पता सामना करने से बार बार इस भागने की झंझट से हमारा पीछा छूट जाए। इस पर वांगजी थोड़ा डर गया और कहा कि अगर मैंने इसका सामना किया तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। तभी विंग ने कहा, इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो हमें अलग कर सकती है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। इस पर वांगजी चुप सा रह गया। रात भर शहर की गलियां शांत थी पर हवा में बेचैनी थी। वांगजी सामान समेट रहा था जबकि विंग खिड़की के बाहर बार बार झांक रहा था। क्या हमें सच में फिर से भागना होगा? उसने धीमे स्वर में पूछा। वांगजी ने जवाब दिया, अगर रह गए तो मैं तुम्हें खो दूंगा विंग, समझो मेरी बात को। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। विंग के होंठ कांप गए। पुलिस? वांगजी ने सिर हिलाया और कहा, पीछे के रास्ते से चलो। वे दोनों पिछली गली से निकलकर अंधेरे में गुम हो गए। बारिश फिर शुरू हो गई थी। सड़कों पर पानी भरे थे और हर गुजरती कड़ी की रोशनी उन्हें डर की तरह भेद रही थी। कुछ दूर तक भागने के बाद वांगजी अचानक रुक गया। अब आगे रास्ता नहीं था। उसने कहा, सामने पुराना पुल टूटा हुआ था। नीचे बहुत तेज पानी बह रहा था। पीछे से आती सायरनों की गूंज थी। विंग का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। अब क्या करेंगे वांगजी? वांगजी ने गहरी सांस ली। या तो पकड़े जाएंगे या फिर भागकर जिंदा रहेंगे। उसने विंग का हाथ थामा। क्या मुझ पर भरोसा है? वांगजी ने पूछा। विंग की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे हमेशा तुम पर भरोसा था, है और रहेगा। तभी वांगजी ने कहा, तो फिर चलो मेरे साथ। और दोनों ने एक जोर की छलांग लगा दी। पानी में गिरने की आवाज़ दूर तक गूंजी और ऊपर पुल पर पुलिस की लाइटें थम गई। सुबह के समय जब विंग की आंखें खुली, वह नदी के किनारे पड़ा था। सूरज की किरणें पेड़ों से छन के आ रही थी और उसके पास वांगजी बेहोश पड़ा हुआ था। माथे से खून बह रहा था। विंग ने कांपते हुए आवाज़ में कहा, जागो, प्लीज़ जागो वांगजी, तुम ठीक तो हो? और उसने वांगजी को अपने गोद में रख लिया। वो उसके पास झुक गया, उसके सीने पर हाथ रखा। धीमी लेकिन स्थिर धड़कन वांगजी की चल रही थी। विंग ने खुद को संभाला और धीरे से फुसफुसाया, मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन से विंग ने जो वादा किया वही अब उसकी ताकत बन गया था। सुबह की हवा में मिट्टी की महक थी। विंग धीरे धीरे वांगजी को सहारा देकर एक छोटी सी झोपड़ी में लाया जो नदी के किनारे बनी हुई थी। वहाँ पास ही एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसने उन्हें देखा और कहा, घायल हो क्या? बेटा अंदर आ जाओ, ठंड बढ़ रही है। उस औरत ने वांगजी के घाव साफ किए और कुछ जड़ी बूटियां लगाई। वांगजी बेहोश था लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। विंग ने रात भर उसके सिर पर हाथ रखा और जैसे डर था कि अगर उसने आंखें हटाई सब फिर खो जाएगा। वो डर रहा था कि उसने अगर आंखें मूंद ली तो वांगजी कहीं गायब न हो जाए। वो बुढ़िया विंग से कहती है कि जाओ बेटा, तुम थोड़ा आराम कर लो, ये बच्चा ठीक है, ठीक हो जाएगा। पर विंग पूरी तरीके से घबरा चुका था। वो वांगजी को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। तभी विंग की इतनी फिक्र भरी नज़रों को देखकर उस बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या ये तुम्हारा अल्फा है? इस बात पर विंग ने हाँ में सिर हिलाया। तभी वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और कहा, ठीक है, तुम यहीं रुक जाओ, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत दूसरी तरफ चली गई। अगली सुबह वांगजी ने आंखें खोली। विंग उसके सामने वहीं बैठा था। वांगजी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, तुम बच गए।
विंग की आंखें भर आई। अगर तुम नहीं बचते तो मैं क्यों रहता यहाँ, ये कहकर विंग रोने लगा। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रह गए, बिना शब्दों के, बिना दूरी के। वांगजी के होश आते ही बूढ़ी औरत भी उससे मिलने के लिए आई और उससे हाल चाल पूछा। तभी वांगजी ने उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि विंग से उसे पता चला कि इसी बूढ़ी औरत ने उनकी मदद की थी। तभी वांगजी ने कहा कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, कोई बात नहीं, तुम दोनों तो मेरे बच्चे जैसे हो, तुम दोनों यहीं आराम करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इस पर विंग और वांगजी भी कुछ देर वहाँ रहने के लिए मान गए, क्योंकि उनके पास अभी बाहर जाने के लिए सही समय नहीं था, क्योंकि बाहर उन्हें पुलिस ढूंढ भी रही थी। अब बूढ़ी औरत हर दिन उन्हें खाना देती, बदले में वांगजी झोपड़ी के पास के खेत में काम करने लगा था। धीरे धीरे वहाँ उनकी ज़िंदगी ने उन्हें अपनी गोद में समेट लिया था। दिन बीतते गए। विंग ने पास ही के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और वांगजी गांव वालों के साथ काम करने लगा था। रात में दोनों झोपड़ी के बाहर बैठते और आसमान में तारों को देखा करते। खामोशी, उन दोनों के बीच खामोशी में एक दूसरे की मौजूदगी उन्हें महसूस होती थी। एक रात विंग ने कहा, क्या अब हम वहीं के हो गए हैं? वांगजी ने कहा, जहाँ दिल को सुकून मिले वहीं घर होता है। क्या तुम्हें यहाँ खुशी नहीं मिल रही है? तभी विंग ने मुस्कुराया और सर झुकाकर बोला, तुम जहाँ हो वहाँ मेरा सुकून है। मुझे यहाँ भी सुकून मिल रहा है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो अल्फा। इस बात पर वांगजी मुस्कुराया और कहा, तुम भी जब तक मेरे साथ हो तब तक मेरी दुनिया बहुत खूबसूरत है विंग, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। इस बात पर विंग ने भी वांगजी का हाथ थाम लिया और कहा, प्लीज़ तुम भी मुझे छोड़कर मत जाना। दोनों मुस्कुराए और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आए और एक दूसरे को किस करने लगे। उनके बीच सारे दुख जैसे अब मिटने लगे थे, लेकिन किस्मत पूरी तरह थमने वाली नहीं थी। दूर शहर में अब भी कोई था जो विंग को ढूंढ रहा था, और कुछ लोग जो वांगजी को पकड़ने के लिए नहीं रुके थे। उसे अभी भी वांगजी चाहिए था। दूर रास्ते की धूल उड़ रही थी आने वाले तूफान की आहट के लिए, और इस बात से विंग और वांगजी पूरी तरीके से अनजान थे कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। सर्द की सुबह थी। वांगजी खेत में काम कर रहा था और विंग बच्चों को पाठ पढ़ा रहा था। गांव की ज़िंदगी अब उनकी आदत बन गई थी, लेकिन उस दिन हवा कुछ अलग सी थी। हवा में कुछ भारीपन और बेचैन था। दोपहर होते होते गांव की पगडंडी पर एक जीप आकर रुकी। उसमें से दो आदमी उतरे, शहर जैसे कपड़े पहने, तेज निगाहें थी उनकी। वे लोगों से पूछते हुए आए और सीधा उसी झोपड़ी की ओर बढ़े। वांगजी ने उन्हें देखा और उसका चेहरा कस गया। विंग दौड़कर आया। कौन है ये? विंग ने वांगजी से पूछा। वांगजी ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, शायद वो वक्त जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दोनों लोग झोपड़ी तक पहुंचे और उन्होंने पूछा, क्या तुम लान वांगजी हो? वांगजी कुछ नहीं बोला। विंग ने बीच में आकर कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? अब वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। उसमें से एक आदमी बोला, पुलिस नहीं है हम आपके पिता के आदमी हैं विंग, वो अब भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। विंग जैसे पत्थर का हो गया था ये सुनने के बाद। उसके अंदर सारी पुरानी यादें उमड़ आई। डैडी का चेहरा, हादसे की रात और खोया हुआ घर। डैड जिंदा है? विंग ने खुशी से कहा। उस आदमी ने कहा, हाँ वो जिंदा हैं, वो बीमार हैं, बस तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं और आपको ढूंढ रहे हैं काफ़ी समय से। वांगजी चुपचाप उन आदमियों को और विंग को देख रहा था। अपने पिता के बारे में सुनकर विंग के चेहरे पर कितनी खुशी थी, ये विंग देख रहा था। वांगजी चुप था। उसने नीचे देखा, मिट्टी में हाथ गड़ाया और धीरे से कहा, जाओ, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। विंग ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ टूट रहा था। और तुम? उसने धीरे से कहा। वांगजी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं ठहर जाऊंगा, तुम्हारा रास्ता अब अलग है। विंग ने सिर झुका लिया। चेहरा सुनी हवा की तरह निशब्द हो गया। अगर मैं गया तो लौट कर आऊँगा। वांगजी बस मुस्कुरा दिया। अगर नियति ने चाहा तो मिलेंगे, वांगजी ने कहा। दोनों ने गले लगाया एक दूसरे को। विंग ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि घर सिर्फ दीवारें नहीं होते, बल्कि वो इंसान होते हैं। उन्हें छोड़ना सबसे मुश्किल होता है। वो जीप धीरे धीरे रास्ते में धूल उड़ती निकल गई। विंग उसमें बैठा हुआ था और वांगजी पीछे से उसे देख रहा था।
और वांगजी वहीं खड़ा था। विंग आगे जा रहा था, उससे दूर जा रहा था। वांगजी वहीं खड़ा रह गया, खामोश, मगर आंखों में एक गहरा सन्नाटा लेकर। उसकी आंखें नम थी, पर वो यह बात किसी को दिखाना नहीं चाहता था। उसने आंखें कसकर बंद की और मन में सोचा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा, जब तक तुम नहीं आओगे, तब तक। तुम जब भी आओगे मुझे अपने लिए खड़ा पाओगे विंग। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। शहर की सड़कों पर गाड़ियों का वही शोर था जो विंग को कभी घर जैसा लगता था। अब वो बस खोया हुआ था, महसूस कर रहा था। महल जैसी हवेली के बड़े दरवाजे उसके सामने थे, पर दिल में एक खालीपन था, क्योंकि वहाँ उसका अल्फा वांगजी नहीं था, उसका प्यार वांगजी नहीं था। उसके अंदर उनके पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे, चेहरे पर थकान था और आंखों में उम्मीद का उजाला। उन्होंने विंग को देखते ही कहा, तुम सच में मेरे बेटे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। विंग रो पड़ा, आपको ढूंढते हुए मैंने सब खो दिया पिताजी। फेंग मिया ने उसका हाथ थामा और कहा, जो खोया वो शायद किसी कारण से था। तुम जिंदा रहो, यही सबसे बड़ी राहत है। विंग ने धीरे से पूछा, आपको पता था कि वांगजी कौन था? उसके पिता का चेहरा बदल गया इस बात पर। तभी फेंग मिया ने गंभीर आवाज़ में कहा, वो मेरे पुराने दोस्त का बेटा है विंग, वही जिसने कभी मेरे बुरे वक्त में मदद की थी। उसके माता पिता की मौत के बाद कोई उसका सहारा नहीं बना। मैंने उसकी खोज की थी, पर देर हो चुकी थी। अब हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जैसे ही जंगल में पुलिस पहुंची थी, उन्होंने विंग और वांगजी को भागते हुए देख लिया था और वांगजी की एक पिक भी ले ली थी। और ये पिक जो है फेंग मिया तक पहुंच गई थी। और जैसे ही फेंग मिया को ये बात पता चली कि विंग एक अल्फ़ा के साथ जो है भाग रहा है, तो उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। उसने सोचा था कि पहले वो इस अल्फ़ा को सबक सिखाएगा। इसी के चक्कर में उसने वांगजी के बारे में पता करवाया और उससे ये बात पता चला कि वो उस पुराने लैन दोस्त का बेटा है, यानी कि लैन चिंगहेजुन और लैन नी का बेटा वांगजी है, जिसकी हादसे में मौत हो चुकी थी, यानी कि उनके दोस्त की हादसे में मौत हो चुकी थी। उसने वांगजी को ढूंढने की भी बहुत कोशिश की थी, पर वांगजी उससे मिला ही नहीं था, क्योंकि उनके साथ भी बहुत बड़े हादसे हुए थे। उनका भी कार एक्सीडेंट हुआ था, जिन पर तुरंत ही, यानी कि एक्सीडेंट के टाइम पर ही ऑन द स्पॉट वांगजी के मॉम डैड की मौत हो गई थी और वांगजी गायब था, क्योंकि वांगजी काफ़ी छोटा बच्चा था। उसे ढूंढने में फेंग मिया को काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन फेंग मिया को वांगजी मिला नहीं था। ये बात सुनकर विंग जैसे सन्न सा रह गया था। विंग के दिल पर मानो किसी ने पत्थर रख दिया। वांगजी कोई अपराधी नहीं था, बस किस्मत का मारा इंसान था, विंग ने सोचा। पापा, विंग ने कांपती आवाज़ में कहा, वो मेरा घर है, मुझे उसके पास जाना है। फेंग मिया ने उसकी ओर देखा और धीमे से सिर हिलाया। कहा, जाओ, उसे बताओ कि अब उसे छिपने की ज़रूरत नहीं। विंग उसी रात निकल पड़ा। उसके दिल में खुशी की लहर थी। उसके कदम तेज़ थे, पर दिल और भी तेज़ धड़क रहा था। हर कदम में एक उम्मीद थी कि जब वो पहुंचेगा वांगजी वहीं होगा। सवेरे गांव की मिट्टी फिर उसके कदमों के नीचे थी। वो दौड़ते हुए झोपड़ी तक पहुंचा, लेकिन दरवाज़ा खुला था और भीतर सिर्फ राख बची थी, पुरानी आग की जो अब बुझ चुकी थी। उस झोपड़ी को खाली देखकर जैसे विंग का दिल सहम सा गया हो। विंग घुटनों के पर नीचे गिर गया और उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। वांगजी, तुम कहाँ चले गए? विंग रोने लगा। वहीं पास नदी के किनारे कोई खड़ा था। सूरज की रोशनी में उसकी परछाई साफ दिख रही थी। विंग ने पलट कर देखा, वहीं था वांगजी, कंधे पर थैला, चेहरे पर वही पुरानी थकान और आंखों में अब सुकून था। विंग दौड़ता हुआ उसकी ओर गया और गले से लगा लिया। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता, उसने कहा। वांगजी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, शायद अब मैं भी भागना छोड़ दूंगा। तुम्हें क्या लगा था कि तुम आओगे और मैं यहाँ तुम्हें नहीं मिलूँगा? विंग ने कहा, मैं डर गया था। तभी वांगजी ने कहा, डरना नहीं, अगर मैं तुम्हें एक जगह ना मिलूँ तो अपनी आंखें घुमा कर देखना, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं तो मिल ही जाऊंगा विंग। इस बात पर विंग मुस्कुराया और उसे और भी ज़्यादा कसकर गले लगा लिया। तभी वांगजी ने कहा, मुझे पता था कि तुम आओगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था बहुत बेसब्री से।
तभी विंग ने कहा, जब आप मुझे बुला रहे थे दिल से तो आखिरकार मुझे आना ही था। इस बार वांगजी और विंग दोनों ने ही एक दूसरे को गले लगाया। सूरज उनके पीछे नदी की सतह पर चमक रहा था और हवा में पुराने वादों की खुशबू घुल चुकी थी। इस बार लौटकर वे सच में घर आ गए थे। वांगजी और विंग अब उसी गांव में रहने लगे थे। नदी के किनारे उन्होंने एक नई झोपड़ी बनाई, जहां हर सुबह सूरज की किरणें सीधे भीतर झांकती थी और हवा फूलों की खुशबू लेकर आती थी। वांगजी खेतों में काम करता था। विंग के पास स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। मतलब विंग पास ही के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता था। गांव के लोग अब उन्हें अपनाने लगे थे। कभी जो भागते थे अब ठहरना सीख चुके थे। एक शाम जब दोनों छत पर बैठे थे, विंग ने हंसकर कहा, कभी सोचा था कि इस तरह ज़िंदगी मिलेगी? वांगजी ने सिर हिलाया और कहा, कभी नहीं, लेकिन अब लगता है ज़िंदगी से भागना बंद कर दिया तो वो खुद मिलने लगी है। विंग ने उसकी बाहों पर सिर टिका दिया और कहा, पापा भी अब ठीक हैं। उन्होंने कहा, अब चाहो तो घर लौट आना। वांगजी ने मुस्कुरा कर कहा, अब कोई जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा जहाँ मन लगे वहीं घर है। रात की हवा में दोनों की हंसी गूंज रही थी। तारों भरे आकाश के नीचे दो जिंदगियां अब पहली बार पूरी महसूस हो रही थी। साल बीतते गए। वांगजी ने गांव में एक छोटा स्कूल बनवाया और उसका नाम विंग के नाम पर रख दिया। विंग ने बच्चों को सिखाया, डर से भागो मत, भरोसे को थामे रहो। उनकी कहानी गांव की कहानी बन गई थी, एक चोर और एक खोए हुए बेटे की कहानी। उन्होंने मिलकर अपना संसार खुद बनाया था। शाम ढलते समय दोनों झोपड़ी के बाहर बैठे रहते थे। विंग ने धीरे से कहा, अब डर नहीं लगता? वांगजी ने कहा, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो। नदी के पार सूरज ढल रहा था और उसकी दुनिया में अब नई सुबह शुरू हो चुकी थी। सालों बीत चुके थे। गांव अब पहले से ज़्यादा रौनकदार था। वहीं झोपड़ी जो कभी बचाव की जगह थी अब घर बन चुकी थी। खिड़कियों पर फूलों के पौधे, दीवारों पर बच्चों की रंगीन पेंटिंग्स। आंगन में दो बच्चे खेल रहे थे, दौड़ रहे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कभी वांगजी और विंग की आंखों में छलकती थी। विंग रसोई घर से निकल आया और हाथ में फल की टोकरी लिए हुए बोला, धीरे भागो, गिर जाओगे। बच्चों के पीछे से वांगजी आया और अब उसके बालों में हल्की सफ़ेदी झलकती थी, पर मुस्कान पहले जैसी थी। बच्चे उसके पास आकर बोले, पापा हमने कुछ भी गलत नहीं किया। वांगजी हंस पड़ा और कहा, हाँ मुझे पता है, मैं अच्छे बच्चे कभी गलत नहीं करते। उसने दोनों को बाहों में उठा लिया और प्यार से माथे को चूम लिया। विंग पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम इनकी शरारतों को बहुत बढ़ावा देते हो। वांगजी ने हंसकर कहा, शायद इसीलिए, क्योंकि मैं खुद पहले बहुत बिगड़ा हुआ था। विंग ने सिर झुका लिया और प्यार से कहा, और अब मेरे साथ सुधर गए। दोनों की हंसी एक साथ गूंजी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और पर उनके जीवन में रोशनी और भी गहरी हो चुकी थी। बच्चे खेल में मग्न थे, हवा में हंसी की मिठास थी और वांगजी ने विंग का हाथ थाम कर कहा, अब लगता है हमने आखिर अपना घर पा ही लिया। विंग ने उसकी ओर देखा। आंखों में वही सुकून था जिसने इस लंबी यात्रा को अर्थ दिया था। नदी की लहरें पास ही में गुनगुना रही थी, जैसे समय खुद कह रहा हो, जो प्यार सच्चा होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, बस घर बन जाता है। तो दोस्तों, इस प्यारी सी लव स्टोरी के साथ मैं आज इस स्टोरी को ख़त्म करती हूँ। एंड मुझे आप सभी के जो कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एंड जो भी बहुत ही अच्छा सा कमेंट करेगा या फिर शायरी लिखेगा, उसका कमेंट नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किसका मतलब कौन विनर है। प्लीज़ आप सभी ज़रूर मेरा सपोर्ट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड मैं इस बार कोशिश करूँगी डियर्स कि मैं रेगुलर हो पाऊँ। अगर ना हो पाऊँ तो माफ़ कीजिएगा, पर वीडियो ज़रूर आएगी। एंड मेरे प्यारे हॉरर हंटर्स, वेट एंड वॉच, वेट कीजिए, क्योंकि वेट मतलब होता है ना, वो एक कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र कीजिए, आप सब्र करेंगे देन आपके लिए बहुत ही अच्छी हॉरर स्टोरी आएगी। आई प्रॉमिस आप सभी को बहुत मज़ा आएगा। या फिर हो सकता है कि हॉरर स्टोरी एक ना आए, दो आए। ओके तो गाइस प्लीज़ वेट कीजिए और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उलझ चुकी हैं ज़िंदगी में, जिसे सुलझाना है पर सुलझ नहीं रही हैं, पर फिर भी सुलझाना है ना।
आपने इस स्टोरी से क्या सीखा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय गाइस।